Ji, Assalamu alaikum. So last time we were discussing the thinking processes and we were discussing the creative thinking, and I have just done in the last lecture the critical thinking. मैंने differentiate किया था the difference between critical thinkers and uncritical thinkers. I hope you understood. So let me continue from the next one, effects of critical thinking over communication. यहाँ से continue करने, ठीक है, chapter is chapter number 4 और ये last topic है. If you remember the last topic, effects of 3.4, effects of critical thinking okay जी over communication. ठीक है जी. जी, so हमने इफेक्ट्स को गो थ्रू करना है. जी, so critical thinking, are you with me? जी, so critical thinking is in fact the soul of effective communication. हम जितनी भी बात करते हैं, हम किसी के साथ जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो हम मोस्टली जो बात कर रहे होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे कर रहे होते हैं. ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि सोल है, ये रूह है. जिस तरह हमारी बॉडी जो है ना, वो रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. आपको पता ही है ना कि हमारे जिंदा और मुर्दा होने में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ रूह का है. जब तक रूह हमारे अंदर है वी आर अलाइव, और जब रूह निकल जाती है तो वी आर डेड. सेम इज हियर. हमारी कम्युनिकेशन में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो रूह का किरदार अदा कर रही है. वो हमारी बेस है, वो हमारी फाउंडेशन है. ठीक है जी. जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग है वो वैसे ही नहीं खड़ी हो जाए, उसके नीचे एक फाउंडेशन होती है, एक बुनियाद होती है. ठीक है. सो इफ कम्युनिकेशन रिगार्डेड as a meaningful interchange of information, opinion, beliefs and feeling between two individuals. अगर हम कम्युनिकेशन को कहते हैं कि ये एक मीनिंगफुल इंटरचेंज है, एक हम मतलब की बात करते हैं, और मतलब की बात क्या होती है, या वो इन्फॉर्मेशन की होती है बात, या वो कोई ओपिनियन होती है, या कोई वो बिलीफ होता है, कोई यकीन होता है, या कोई फीलिंग्स हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना. या हम कोई नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, या हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या कोई न्यूज़ होती है, या कोई ओपिनियन होती है, या हम कोई बिलीफ की बात, कोई भी बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है. क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इज बेस्ड दैट प्रोवाइड दिस मीनिंग. और हम जो वो बात कर रहे होते हैं वो किसकी बेस पे कर रहे होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग की बेस पे कर रहे होते हैं. हम अपना जो बिलीफ है, जिस तरह आपको जो बिलीफ है बीइंग मुसलमान, क्या वो आपका अपना बिलीफ है? आपका अपना बिलीफ तो नहीं है, वो आपका सिखाया हुआ बिलीफ है. ठीक है. अब आप जो सीए की बात करोगे, आप सीए के पास आपका अपना नॉलेज तो नहीं है. आपने जो टीचरों से सीखा, आपने जो बुक से सीखा, आपके पास वही नॉलेज है. तो कहना ये चाह रहा है कि हम कोई भी बात करते हैं, हम जिंदगी में जो 95% 99% जो कम्युनिकेशन करते हैं वो क्रिटिकल की बेस पे होती है, ना कि क्रिएटिव की बेस पे होती है. बल्कि हमारे माशरे में अगर आपने कोई क्रिएटिव बात की तो आपको तो वैसे ही उड़ा के रख देते हैं. ठीक है. क्योंकि लोग यहाँ पे सेफ जोन में रहना चाहते हैं. वो रूटीन से हटकर कोई बात ना कुछ सुनना चाहते हैं. ओके. और ना वो बियर करना, वो बर्दाश्त करते हैं. वो कहते हैं बस जैसे चीजें चल रही हैं, जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चलना चाहिए. खबरदार इस सिस्टम में अगर आपने गड़बड़ करने की कोशिश की तो. ठीक है जी. सो कम्युनिकेशन स्टार्ट विद थिंकिंग, स्टार्ट विद अ थॉट, अ फीलिंग. अब हम जितनी भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो दो तरह से करते हैं. या हमारे पहले वो दिमाग में बात आती है, हम सोचते हैं उसके बारे में, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं. देखिए, उसके बारे में हम कुछ सोचो विचार करते हैं. एक तो ये पॉसिबिलिटी है. और दूसरा, या हमारे अंदर कोई उसके बारे में जज्बात आते हैं, कोई फीलिंग्स आती हैं, कोई इमोशंस आते हैं. ठीक है. हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो दो ही बेस पे करते हैं, उसकी दो ही वजूहात होती हैं. एक जो है वो या तो हम उसको खुद सोचते हैं या हमें सोचने मजबूर किया जाता है. ओके. और दूसरा ये कि हम इसको सोचा तो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कोई जज्बात, कोई उसके हमारे कोई फीलिंग्स आई हैं. फीलिंग्स और इमोशंस में क्या डिफरेंस है कि फीलिंग्स ऑटो होती हैं कि जो खुद ब खुद आप में आ जाती हैं, उनको कंट्रोल करना होता है. और इमोशंस जो आप खुद जनरेट करते हो. लेकिन दोनों होते जज्बात ही हैं, दोनों होते हैं आपके एहसास ही हैं. ठीक है जी. तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है इन दोनों में से या तो किसी एक का
एक की वजह से होगी, या दोनों का वो कलेक्टिव जो है ना थॉट और फीलिंग्स को दोनों को मिला के ये हमको बात कर रहे होंगे। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं, हम या तो 100% जिस अभी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थॉट की बेस पे हो रही है, और जब फैमिली में होते हैं तो आप प्योरली फीलिंग या इमोशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। बेस्ट वे ये है कि थोड़ा सा थॉट भी हो और थोड़ी सी फीलिंग्स भी हो। दिस इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द माइंड शेप दिस थॉट बिफोर सेंडिंग इट टू द रिसीवर। ठीक है, अब माइंड उसको पहले शेप करता है, उसको पहले इनकोड करता है। आपको पता है ना, मैंने इनकोडिंग का बताया था कि माइंड उसको पहले इनकोड करता है। ठीक है, हम कोई भी बात वैसे ही नहीं कर देते, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, और वो जो सोचना होता है आपके दिमाग में, दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। तो ये कहना चाह रहा है कि हम पहले उसको थॉट प्रोसेस करते हैं, फिर हम बात करते हैं, पहले इसको हम इनकोडिंग करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिंपली पुट इज अ टूल टू रैशनली बिल्ड अवर थॉट। ठीक है, अब जो क्रिटिकल थिंकिंग है, अब आप मेरा लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, आप इसको लिसन कर रहे हो ना आप, देखिए, तो अब आपकी थॉट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। आप खुद इमेजिन करो कि फर्स्ट लेक्चर पे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, और आज के लेक्चर में 39th लेक्चर में आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना डिफरेंस आ गया। 39 लेक्चर में आपने 38 लेक्चर तक आपने स्टेप बाय स्टेप उसको गो थ्रू किया। तो ये कहना चाह रहा है कि अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है वो स्टेप बाय स्टेप डेवलप होती है, रैशनली डेवलप होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। देयर इज नो अलादीन का चिराग, देयर इज नो दस्ती के मैं आपको फौरन जो है ना सारी बीसी करा दूं। यू हैव टू मूव ऑन स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपने बुक खत्म करनी है तो यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप। जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिगिन विद अ क्लियर थॉट प्रोसेस। क्लियर थॉट प्रोसेस। अब आपने या मैंने अब क्रिटिकल ये कम्युनिकेशन करनी है, लाइक ये वाली कम्युनिकेशन करनी है, तो मेरा पहले माइंड क्लियर होगा तो आपको समझाऊंगा ना। मेरा माइंड अपना क्लियर नहीं है, मुझे खुद ये लेक्चर नहीं आता, मुझे खुद ये थ्योरी नहीं आती, मुझे खुद बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, तो कैन आई टीच यू? आई कांट टीच यू। तो ये कहना चाह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग में हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं पहले हम खुद क्लियर हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग रेजेस क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब ओके, तो जब मेरा माइंड क्लियर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और फिर आपका भी माइंड क्लियर होगा, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा। ओके हो गया? ओके, सो फर्स्ट आई हैव टू बी क्लियर, देन वंस आई टीच यू देन यू आल्सो बिकम क्लियर। सो ये कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग रेजेस क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आपका जो आपके ज़हन में जो कंफ्यूजन, सर बताएं सर क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो वो आप सिर्फ अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करना चाहते हो कि सर इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस थ्योरी का क्या मतलब है, इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इस जार्गन और टेक्निकल वर्ड का क्या मतलब है। यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो अ कंटिन्यूअस क्वेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मेक्स लीडर एंड मैनेजर्स थिंक लॉजिकली। ठीक है, और जब आप कंटिन्यूअसली क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, सुबह शाम आप गो थ्रू कर रहे हो लेक्चर, सुबह शाम आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो आप माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाते हो। ओके, सो एक कंटिन्यूअस क्वेस्ट होता है, तजस्सुस। यार आज लेक्चर में क्या होगा, आज सर ने नई बात क्या करनी है, इस टॉपिक में नया क्या होने वाला है, ये लेक्चर कैसे डिलीवर किया जाएगा। तो अ कंटिन्यूअस क्वेस्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मेक्स लीडर्स एंड मैनेजर्स थिंक्स लॉजिकली कि वो जो लीडर्स होते हैं, जो मैनेजर्स, अब मैनेजर्स जो है ना उन्होंने पॉलिसीज जो वो रन करनी होती हैं, वो मतलब मोस्टली वो कुछ नया नहीं कर सकते। अब उन्होंने तब सपोर्ट डायरेक्टर्स ने या लीडर्स ने कुछ नया बना भी दिया है, तो अब उसको जो अप्लाई करवाना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू होगा। अब जो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, अगर वो अपने हिसाब से काम करेंगे तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। कहना चाह रहा है कि फिर ये लीडर्स को चाहिए, मैनेजर्स को चाहिए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को इन्फोर्स करवाएं कि सारे एम्प्लॉइज, ओके, या जिस तरह से मैं आपको इन्फोर्स करवा रहा हूँ कि आपने आईकैप के बुक को फॉलो करना है। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है कि जो आपको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन अगर आईकैप कह रहा है कि उसका ये ठीक है, तो आपने उसको फॉलो करना, ना कि अपनी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समहाउ, ओके, टू गिव यू प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो बुक में गिवन है या जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करें। प्रोवाइड साउंड रीजनिंग। ओके, हमें जब भी आप बात करें या जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको रीजन प्रोवाइड कर रहा हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और ये कैसे ड्राइव होती है। कहां से प्रोवाइड कर रहा हूं? बुक से प्रोवाइड कर रहा हूं या आईकैप के मुताबिक प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड डेवलप अ कोहेरेंट आर्गूमेंट। कोहेरेंट आपको बताया था कि अब आपने एवं की बात नहीं कर देनी, को उसके पीछे एक रीजन हो,
उसके पीछे एक प्रॉपर वजह हो, क्योंकि कोई बात बगैर वजह के नहीं होती इस दुनिया में, बगैर हिकमत के नहीं होती, बगैर कोई दानाई के नहीं होती। सो आपने कोई एवं ही बात नहीं छड़ देनी, एवं ही हवा में तीर नहीं मार देना, उसके पीछे प्रॉपर एक लॉजिक होनी चाहिए। When leaders think critically and converts, जब वो critically communication करते हैं, like I'm suppose a leader for you and I am delivering you the way I'm supposed to deliver you according to the book, according to the ICAP, according to you people. ये कहना चाह रहा है कि when leaders think critically and converse clearly, जब वो clearly बात करते हैं, they are also able to remove ambiguity from communication, कि जो भी communication में कोई शुबहात थे, जो भी आपका mind clear नहीं था, वो फिर आपका सब कुछ clear हो जाता है। And it's a responsibility of a leader, it's a responsibility of the manager, it's a responsibility of the elders, it's a responsibility of the teacher to make your mind clear, ताकि वो आपको क्लियर डायरेक्शन दे, आपको क्लियर रास्ता बताएं कि आपने जाना किधर है, आपकी मंजिल किधर है, आपकी डेस्टिनेशन किधर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिमेन्स एन effective communication maintains an effective balance between speaking and listening। अब जो अच्छी कम्युनिकेशन करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमने बोलना कब है और हमने सुनना कब है। ठीक है, अब जिंदगी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल आपको पता होना चाहिए कि आपने बोलना कहां पे है और कितना बोलना है और सुनना कितना है। ठीक है, अगर आप जरूरत से ज्यादा बोल गए फिर भी आप प्रॉब्लम में, अगर आप जरूरत से कम सुना, जरूरत से कम आपने सुना फिर भी आप प्रॉब्लम में। सपोज आपने लेक्चर्स जो गो थ्रू करने हैं, अगर आप लेक्चर पूरे गो थ्रू नहीं करेंगे देन यू अगेन गेट प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर मैं आपको इतना पढ़ाना शुरू कर दूं कि मैं एक ही टॉपिक पे आपको, मतलब एक ही क्रिटिकल थिंकिंग में आपको मैं 10 लेक्चर करवा दूं, वो भी सही नहीं है। तो कहना चाह रहा है कि आपको पता हो कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस लेके चलना है स्पीकिंग को और लिसनिंग को। बिसाइड्स स्पीकिंग लिसनिंग टू इन्वॉल्व अ कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। स्पीकिंग में तो हम कॉन्शियस होते ही हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन स्पीकिंग के साथ लिसनिंग में यू हैव टू बी मोर कॉन्शियस। मैं कहता हूं कि बोलने में फिर भी आप कॉन्शियस ऑटोमेटिकली होते, क्या लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन लिसनिंग में क्योंकि लोग आपको नहीं सुन रहे होते तो आपको ज्यादा कॉन्शियस होना होता है कि कहीं आपका माइंड डिविएट ना हो जाए कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है। क्योंकि सुनने में मोस्ट लाइकली यू विल बी ओके, देखिए अगर आप ओके नहीं भी हैं तो यू विल ट्राई टू बी ओके, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपको गो थ्रू कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं। लेकिन जब आप सुन रहे हैं, अब आप एट योर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी आप घर बैठे सुन रहे हो, मेरे लेक्चर को गो थ्रू कर रहे हो, तो अब आप सुनते हुए जो मर्जी सोचो। तो ये कहना चाह रहा है कि लिसनिंग रिक्वायर मोर कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन रादर स्पीकिंग, व्हाट आई बिलीव। नॉट मेनली द वर्ड्स, सिर्फ आपने वर्ड्स पे फोकस नहीं करना, बट द मीनिंग बिहाइंड इट एज वेल एंड द इंटेंट। उसके पीछे मतलब क्या है, उसके पीछे नीयत क्या है, उसके पीछे इंटेंट क्या है, वो भी आपने अंडरस्टैंड करनी है। सिर्फ आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं करना, मैं आपको किस कैफियत से पढ़ा रहा हूं, किस नीयत से पढ़ा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। इससे पता चलेगा कि लोग आपके साथ जो है ना वो कितने खैर ख्वाह हैं। ठीक है, नॉलेज इज आजकल नॉट इंपॉर्टेंट, देखिए नॉलेज को किस तरह से आपको किस नियत के साथ डिलीवर किया जा रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसके पीछे इंसान का मकसद क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके हो गया जी। नेक्स्ट इज सो क्रिटिकल थिंकिंग परमिट्स द लीडर टू एक्सरसाइज कंट्रोल। अब मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं, एक्सरसाइज कंट्रोल कर रहा हूं ना, कि आपने आईकैप को फॉलो करना है, आपने इस बुक को फॉलो करना है। क्रिएटिव में हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटिव में बंदा जो होता है वो अपने हिसाब से चलता है। पढ़ा था ना हमने, उसकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो अपनी बात करेगा, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। और ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है क्रिएटिव। हमारे माशरे में तो बहुत ही मुश्किल है क्रिएटिव होना। आप जरा घर में, जो आपके घर में अगर कोई गड़बड़ हो रही है, जो पुरानी जो रस्म रवाज चल रहे हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जरा आप उसको उंगली उठा कर देखें, देखना आप हशर क्या करते हैं लोग। ठीक है, मतलब आप सिस्टम के अगर अगेंस्ट जाएंगे, क्रिएटिव थिंकर सिस्टम को थोड़ा अगेंस्ट जाते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स जो है ना सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अभी अगर आपने सीए करना है तो यू हैव टू फॉलो द आईकैप। तो दिस इज कहना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग परमिट्स द लीडर टू एक्सरसाइज कंट्रोल। ऐसे खबरदार आईकैप के बाहर को सोचा तो, खबरदार इन बुक्स के बाहर आपने कुछ गो थ्रू किया तो, यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली व्हाट इज
what is asked by the ICAP if you want to become a good chartered accountant, or if you want to pass the paper. While listening, critical thinking permits reader to exercise while listening. ठीक है, अब लिसन, अब मतलब आप जब सुन रहे हो या आप मेरे सामने होते तो मैं आपको कंट्रोल रखता, खबरदार राइट लेफ्ट नहीं होना, जैसे ना क्लास में बात नहीं करनी, अभी आप लेक्चर मेरा गो थ्रू करना होता है ना ऐसे, तो ये कहना चाह रहा है एंड हेल्प्स इन फॉलोइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द अदर पार्टी, और आपने एग्जैक्टली मेरी बात को सुनना था, अभी भी सुन रहे हो, क्लियर। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो कहते हैं कि बस खबरदार कोई और बात नहीं, ना कोई और बात करनी है, ना आपने राइट लेफ्ट होना है, ना किस मतलब आपने एग्जैक्टली मेरे लेक्चर को सुनना है, एग्जैक्टली आपने मेरे वर्ड को गो थ्रू करना है। तो कंट्रोल आ गया कि नहीं आ गया? Critical thinking helps a leader in responding effectively in a given context rather than reacting. So critical thinkers होती है, सर से I am a critical thinker right now with respect to book, with respect to ICAP. So critical thinking helps a reader in responding effectively in a given context. मैं अब आपको आपके मुताबिक टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी सिचुएशन के मुताबिक आपको गो थ्रू कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी आपको ऑनलाइन गो थ्रू करना पड़ रहा है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको टीच कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने फिजिकली होते तो मेरा लेक्चर कुछ और होना था, मेरा स्टाइल कुछ और होना था, ठीक है, मेरा वे ऑफ डिलीवरी कुछ और होना था, लेकिन अब आप कैमरे पे आ गए तो मेरा वे ही कुछ और हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अ लीडर इन रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली गिवन कॉन्टेक्स्ट रादर रिएक्टिंग। वो रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, वो सिचुएशन को भांप के चलता है, ऑडियंस के मुताबिक चलता है, टॉपिक के मुताबिक चलता है, हालात को देख के उसके मुताबिक चलता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड टॉकिंग टू सेल्फ इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब आपको बताया कि लिसनिंग एंड टॉकिंग टू सेल्फ, अब मेरा लेक्चर आप जब सुन रहे हो तो ये तो इंटरपर्सनल हो गया, लेकिन मेरा लेक्चर सुनने के बाद जब आप अपने आप को सुन रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंट्रापर्सनल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेगा। जो मुझे आप सुन रहे हो राइट, दैट्स कॉल्ड इंट्रापर्सनल, लेकिन मुझे सुनने के बाद फिर जो आप खुद अपने दिमाग में जो चीज जो मूवी चला रहे हो, जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो थिंकिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, लिसनिंग एंड सेल्फ टॉक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। तो पहले आप इंटरपर्सनल करते हो, फिर इंट्रापर्सनल करते हो। क्रिटिकल थिंकर्स हैव हायर अवेयरनेस ऑफ देयर ओन बिलीफ। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं उनको अपने यकीन का बड़ा पता होता है, उनको अपने बिलीफ का बड़ा पता होता है, हायर अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि वो उनका किसी के बारे में, लाइक आपका सीए के बारे में क्या बिलीफ है, आपके इस्लाम के बारे में, या जो भी आपका मजहब है उसके बारे में आपका क्या बिलीफ है। एक्सपीरियंस, उनको अपनी ज़ात का पता होता है, अपने एक्सपीरियंसेस का पता होता है, अपनी प्रायोरिटीज का पता होता है, लाइफ में मैंने क्या करना है। क्रिटिकल थिंकर enables them to think beyond the barriers of their own biasness. अब आपने सीए को अंडरस्टैंड करना है, अब आपने बीसी को अंडरस्टैंड करना है, क्यूएम को अंडरस्टैंड करना है, तो आप अपनी बायसनेस नहीं कर सकते, आप अपनी जात में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आपको जब तक यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट लिसन टू अदर टीचर, यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, ओके, यू कांट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। यहां तक ओके हो गया जी। सो यही कहना चाह रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग enables them to think beyond the barriers of their own biasness, कि फिर वो अपनी जात में नहीं पढ़ते, वो अपने मुताबिक चीजों को नहीं चाहते कि यार ये सिस्टम मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, यार ये टाइम मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, यार ये बंदा मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, बल्कि उन्होंने जो काम करना है सो करना है। उनको अगर नीचे बिठा दो, कि स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ने वाले हैं उनको नीचे बिठा दो, वो बैठ के पढ़ेंगे, और वो खड़ा ना, उनको अगर क्लास में जगह नहीं मिली, वो पीछे खड़े होकर लेक्चर लेना शुरू कर देंगे। वो ये नहीं बोलेंगे यार मुझे सीट नंबर 3 क्यों नहीं मिली, यार ये कमरा मेरे मुताबिक क्यों नहीं है, यार ये व्हाइट बोर्ड जो है ना, ये इसको ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, यार ये लाइटनिंग जो है ना वैसी होनी चाहिए, यार ये एसी जो है ना ये इस कंपनी के किसी और कंपनी का होना चाहिए था, या ये सही कूलिंग नहीं कर, दे आर डैम, वो अपना मकसद अचीव करने जा रहे हैं, ओके, दे विल अचीव द वे दे वांट टू अचीव। क्लियर जी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रिटिकल थिंकिंग ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। जब आपको सही लेक्चर अंडरस्टैंड होगा, जब आप कोई बुक आएगी, जब आप क्यूएम को अंडरस्टैंड करोगे, आईटी को अंडरस्टैंड करोगे, इंग्लिश को, तो ये ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाएगा। यू नो, क्लास में वो स्टूडेंट के जिसको लेक्चर अंडरस्टैंड हो रहे होते हैं, या वो जिसको सारा आया होता है, तो उसकी चाल ही डिफरेंट होती है, उसका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है
कभी नोट करना, जिस दिन आपको लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा उस दिन आपको कॉन्फिडेंस, यार आई डिड ग्रेट, यार मुझे लेक्चर बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड हुआ, आपकी बॉडी हैप्पी फील करती है, आपका माइंड हैप्पी फील करता है। और जिस दिन आपका लेक्चर अंडरस्टैंड आपको नहीं होता उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। It is easier to connect effectively when you are prepared with proof, arguments, perceptions and possible solution। ठीक है, अब मेरे लिए आपके साथ कनेक्ट करना आसान होगा जब मेरे पास प्रूफ होंगे, जब मेरे पास आर्गुमेंट्स होंगे, जब मेरे पास परसेप्शन, जब मैंने खुद अच्छा सीखा होगा, एंड पॉसिबल, जब मुझे आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का पता होगा। तो जब भी आपने क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है तो पहले आपके पास उसके बारे में प्रूफ होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपके पास कोई अगर ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सके, आर्गुमेंट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर थ्योरीज होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, परसेप्शन कि आपने उसको खुद एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि अपनी आंखों से, अपनी कानों से उसको पहले आपने खुद फील किया हो। परसेप्शन ये होता है कि आपने खुद उस चीज को गो थ्रू किया अपनी जिंदगी में, आपने खुद गो थ्रू नहीं किया और आप जनाब दूसरों को बताने चले, नहीं, एंड पॉसिबल सोल्यूशन, और आपको पता हो कि किस प्रॉब्लम को क्या आपने सोल्यूशन ड्राइव करना है, किस तरह से ड्राइव करना है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज वन थिंग, किसी से बात करना इज जस्ट अ वन थिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूं जस्ट अ वन थिंग। कम्युनिकेटिंग इन अ वे दैट ब्रिंग मैक्सिमम इफेक्ट इज अनदर। भाई इस तरह से बात करो कि सुनने वाले के दिल में वो बात बैठ जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बात करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, बात दुनिया का हर बंदा ही कर लेगा, अल्लाह पाक ने हर दूसरे शख्स को, बल्कि हर शख्स को ज़बान दी हुई है। ऐसा ही है ना, पाकिस्तान में तो हर बंदा ही बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है, पीएचडी की हुई है बोलने में, बुलवा लो बस, मतलब किसी टॉपिक पे आप किसी एक रेडी वाले से भी आप इकोनॉमी के बारे में पूछो, गवर्नमेंट के बारे में पूछो, हालात के बारे में पूछो, तो वो इतना अच्छा डिस्कस करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। वी आर सो गुड इन स्पीकिंग। कहना चाह रहा है कि बोलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, देखिए आप किस तरह से बोल रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ मच इट गिव्स अ इंपैक्ट टू अदर पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट। यहां तक ओके हो गया जी। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज दस अ टूल टू कंस्ट्रक्ट योर की मैसेज इन अ वे दैट कॉजेज मैक्सिमम इफेक्ट। तो आपने इस तरह से समझाना होता है, आपने इस तरह से बात करनी होती है, इस तरह से डिलीवर करना होता है कि सुनने वाले पे उसका मैक्सिमम असर आए। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, बाकी ये शेयर आप खुद ही कंप्लीट कर दें, बल्कि मुझे आप शेयर भी कर देना, ठीक है जी, बिकॉज आई शुड नो कि आप मेरे लेक्चर गो थ्रू कर रहे हैं प्रॉपरली जी। सो कॉर्पोरेशंस, लास्ट पैराग्राफ है इसमें, कॉर्पोरेशंस कैन हैंडल लॉट ऑफ देयर कम्युनिकेशन इश्यूज इफ दे आर कॉन्शियस अबाउट कैलकुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स while hiring the leaders and build a culture of critical thinking। ठीक है, काफी लेंथी होगा तो लेट मी इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। कॉर्पोरेशंस कैन हैंडल लॉट ऑफ देयर कम्युनिकेशन इश्यूज, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज काफी हद तक अपने मसलों को रिजॉल्व कर सकती हैं इफ दे आर कॉन्शियस अबाउट कैलकुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, के वो जब लोगों को हायर करें या जब लोगों से डील करें तो क्योंकि लोगों से काम करवाना है ना, कुछ नया तो उनसे एग्जिस्टिंग काम करवाना है, तो उसके लिए एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती हैं, एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेप्स होते हैं कि इस तरह से काम करना है। तो ये कहना चाह रहा है कि वो काफ़ी हद तक मसले ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी हद तक इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे अगर लोगों में आपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया। कॉन्शियस, आपको पता हो कि आपके एम्प्लॉइज की क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कितनी है, वो कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कितना स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, कितना डिसिप्लिन रह सकते हैं वो, ठीक है जी। इफ दे आर कॉन्शियस अबाउट कैलकुलेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, व्हाइल हायरिंग द लीडर्स एंड बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ क्रिटिकल, जब वो लीडर्स को हायर करें, जब वो मैनेजर्स को हायर करें, ठीक है, जब वो एम्प्लॉइज को हायर करें, तो जॉब में बेटा कुछ नया ऐसा नहीं करना होता, याद रखना, जॉब में कुछ ऐसा नया नहीं करना होता। जॉब में जैसा बॉस बोलेगा, एक पर्सन है जो कुछ नया सोचेगा और आपको सबको फॉलो, जिस तरह अगर बहरिया टाउन की बात करें, मलक रियाज बोलेगा जी मुझे एक नया बहरिया टाउन बनाना है, सपोज जेलम में या फैसलाबाद में एक नया बहरिया, बस उसने क्रिटिकल थिंकिंग दे दी, सॉरी उसने क्रिएटिव थॉट दे दी। अब उसके नीचे जो हजारों एम्प्लॉइज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जो भी मैनेजर, जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो सारे उसकी थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में लग जाएंगे। वो सारे क्या है, वो
क्रिटिकल थिंकिंग में। अब मलिक रियाज साहब ने बोला जी बैरियर टोन बनाना है, और जो डायरेक्टर बोले, मैनेजर बोले यार सर आप जो बात कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, लेट्स हैव बैरियर टाउन इन जो है ना इन कराची और इन सिंध और इन जो ना इन सरगोदा। दिस इज अ प्रॉब्लम कि अगर आपने अपनी मारना शुरू करी तो देन यू गेट प्रॉब्लम। यू आर गेट पेड टू फॉलो द ऑनर। जो उसने बात की है जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे यू कांट अचीव व्हाट यू हैव टू अचीव बाय डूइंग द जॉब इन दैट कंपनी। अगर आप अपने मुताबिक काम करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट, इंप्रूविंग हाउ पीपल डेवलप देयर थिंकिंग प्रोसेस इज अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन। अब दोबारा से इंप्रूविंग हाउ पीपल डेवलप देयर थिंकिंग प्रोसेसेस, ठीक है, उनकी अब आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना। इंप्रूविंग हाउ पीपल डेवलप देयर थिंकिंग, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करते हो इस पे कोशिश करना इज अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ओवरऑल कम्युनिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी भी कंपनी में अगर आपने एम्प्लॉइज के थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, या आपको पता चल गया कि इनकी हम पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं, इनको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इनकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इनको कोई नई चीज़ कैसे सिखा सकते हैं, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाते कौन है? लोग चलाते हैं। मशीन्स नहीं चलाती, मशीन्स को भी लोग चलाते हैं। अगर लोग जितने अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा डेवलप होंगे, जितने ज़्यादा उनके पास मेंटल उनकी ग्रोथ जितनी ज़्यादा हुई हुई होगी, ट्रेनिंग जितनी अच्छी हुई हुई होगी, क्योंकि वो इतना ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। वंस पीपल स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली, अगर लोग अच्छे तरीके से सोचना शुरू कर दें एज पर द सिस्टम, लॉजिकली, जैसा सिस्टम ने बताया, लॉजिकली एंड क्रिटिकली एग्जैक्टली फॉलो करना शुरू कर दें जैसे रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंटरवेंशन विल आल्सो यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट। फिर हम बाहर से भी ट्रेनिंग करवा सकते, जिस तरह से अगर आप मेरे लेक्चर को एग्जैक्टली इस तरह फॉलो करना शुरू कर दो जैसे आई कैप और जैसे मैं आपको चाह रहा हूं कि आप फॉलो करें, तो फिर आप बाहर से भी गो थ्रू कर सकते हो इन लेक्चर्स को, आप यूट्यूब से भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, आप जो है ना वो किसी और से भी गो थ्रू, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू यू नो द मेन पर्सन, फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू मी। अगर क्यूएम की बात करें या अदर कोर्सेज, तो फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट टीचर। अब आपने उस टीचर को सुना नहीं और पहले ही आप दोबारा सुनना शुरू कर दें, दिस इज रॉन्ग। सो पहले जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो इंटरनल होती है, फिर एक्सटर्नल होती है। जिस तरह पहले आपकी तरबियत घर के अंदर होती है, फिर घर से बाहर आपको भेजा जाता है। जो स्टार्टिंग होता है वो इंटरनल होता है, और जब अंदर से आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रहे होते हैं तो समटाइम फिर हम उसको आपको एक्सटर्नल से भी करवाते हैं कि आप ज्यादा पॉलिश हो जाए। अगर खाली इंटरनल होगी वो भी कुछ ना कुछ उसमें चीजें रह जाती हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए समटाइम वी हैव टू गो एक्सटर्नल। तो कंपनीज मोस्टली जो है ना इंटरनल ट्रेनिंग्स करवा, जिसे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग की जा रही होती है, न्यू एम्प्लॉय जो हायर की, उनको स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू एम्प्लॉयज, जब आप न्यू, अब 3.5 साल आपने क्या करना है, 3.5 साल जो आपने आर्टिकलशिप करनी है, आपने करना क्या है, उस सारे अरसे में आपने क्या करना है, आपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग को ही अंडरस्टैंड करना है कि आई कैप कैसे चाहता है कि आप ऑडिट करो, आई कैप कैसे चाहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करो, आई कैप कैसे चाहता है कि आप वहां पे काम कैसे करो। यही तो 3.5 साल आपको आर्टिकलशिप का जितना भी ड्यूरेशन है आपको ये तो सिखाया जाएगा कि आपने सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, अकाउंटिंग को कैसे फॉलो करना है, ऑडिट को कैसे फॉलो करना है। आप वहां पे अपना कुछ खास नहीं कर सकते, बट यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर सिस्टम, ठीक है जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज 3.5 डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जी। तो नेक्स्ट इज 3.5 difference between creative and ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग जी। ओके,
So first I will go through creative and then I will go through critical. ठीक है जी. So the first क्या है जी, with critical thinking you can find wrong questions. ठीक है जी. अब critical जो thinkers होता है उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं होती, तो उसके सामने सवाल, वो तो किस पे काम कर रहा है, वो तो सवालों पे काम कर रहा है. ओके, जिस तरह से यार ये चीज़ बनेगी कैसे, ये होगा कैसे. जिस तरह जिसने फर्स्ट टाइम मोबाइल बनाया, जिसने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन बनाया, जिसने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बनाया, जिसने फर्स्ट टाइम जो है ना कोई भी मशीन बनाई, ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम बहुत गलतियां करता है. ठीक है, जिस तरह अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूं, उसने फर्स्ट टाइम रोज बल्ब बनाने की कोशिश की, और आपको पता है कहते हैं जी कि 999 टाइम्स ही बिकेम अ मिजरेबली फेल्ड पर्सन. मतलब वो क्वेश्चंस पे काम कर रहा था कि यार अगर मैं इस तार को वैसे जोड़ूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको वैसे करूं तो क्या, बट अल्टीमेटली बिकेम सक्सेसफुल. तो कहना ये चाह रहा है कि जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो चीजों को डिफाइन करने में लगे हुए होते हैं, उनको बिल्कुल, क्योंकि उससे पहले वो चीज मार्ज़े वजूद में ही नहीं होती, क्योंकि वो चीज अभी दुनिया में देखी नहीं होती, ना सुनी होती है. अब जिसने फर्स्ट टाइम क्यों वो क्वेश्चन डिफाइन की है, कि जिसने फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन, उससे पहले वो क्वेश्चन नहीं था, जिसने फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन डिफाइन किया, ही इज अ क्रिएटिव पर्सन. लेकिन अब आप उस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढ रहे हो. क्वेश्चन इज देयर, जवाब भी गिवन है, आखिर में जवाब भी गिवन है, और आप उस स्टेप को फॉलो करें, जवाब कैसे आएगा, और स्टेप भी गिवन है, सिर्फ करना क्या है, आपने स्टेप्स को सीखने और जवाब आपके सामने. दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिव थिंकिंग. sorry, this is called the critical thinking. Okay, with critical thinking you can find wrong answers. यहां तक ओके हो गया जी, यहां तक फाइन है. अगेन, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं किस पे काम करते हैं, समथिंग न्यू. अब न्यू वो क्या है, अभी इससे पहले तो वो है ही नहीं, तो वो फिर न्यू बनाने के चक्कर में, क्योंकि फर्स्ट गो में न्यू चीज नहीं बनती, आपको पता ही है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो कई मिस्टेक्स होती हैं, कई गलतियां होती हैं, और कई दफा गलतियां होती हैं, और मोस्टली लोग तो गिव अप कर देते हैं, यार ये काम होगा ही नहीं. लेकिन जो उसमें जुनूनी होते हैं वो कर दिखाते हैं, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है, बहुत सब्र करना होता है. यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं क्रिएटिव में. तो ये कहना चाह रहा है कि जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो रॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे होते हैं कि यार इस क्वेश्चन सही कैसे बनेगा. ओके, यू कैन फाइंड रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, तो मोस्टली उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो शुरू में रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और उनको वो ठीक करने में लगे हुए होते हैं. या ये भी कह सकते हैं कि वो क्वेश्चंस के जो रॉन्ग होते हैं, जो वो सिस्टम के जो रॉन्ग होता है, वो रास्ते, वो डायरेक्शंस के जो रॉन्ग डिफाइन हो चुकी होती है, उनको सही करने में लगे होते हैं. सो दे फाइंड द रॉन्ग क्वेश्चन एंड दे ट्राई टू फाइंड द राइट क्वेश्चन. राइट, अंडरस्टैंड जी. ओके, राइट क्वेश्चन की, या राइट क्वेश्चन कैसे बनेगा. अब राइट क्वेश्चन बन गया, और राइट क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब उसका वो सॉल्यूशन फाइंड कर देगा. ओके, अब उसने राइट क्वेश्चन अलोंग विद द सॉल्यूशन उसने फाइंड कर लिया. अब वो फर्स्ट पर्सन जिसने क्वेश्चन डिफाइन किया और साथ सॉल्यूशन भी दे दिया, ही वाज द क्रिएटिव पर्सन. लेकिन अब आप अगर अपनी एग्जांपल लो, अपनी मिसाल लो, तो आप जैसे कितने बच्चे पहले एएफसी कर चुके हैं, कितने बच्चे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, तो आप फर्स्ट टाइम तो ये कोर्सेज गो थ्रू नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो ये जो अप्रोच है कौन सी, ये क्रिटिकल है, कि अब आप सही जवाब लाने के चक्कर में आपको सवाल से कंसर्न ही नहीं है. आपको सवाल सिर्फ ये कंसर्न है कि सवाल गिवन है, जवाब भी आखिर में गिवन है, की बुक में गिवन है, की आंसर में जो गिवन है, और अब आपने उस स्टेप को फॉलो करना है कि यार ये जवाब इस बंदे लाया कैसे. आप उस स्टेप को फॉलो करो, और पूरा आपका सीएस बेस पे ही होगा. आपका सारा अकाउंटिंग, कैफ में आपका सारा कैफ ही ऐसे होगा, सवाल गिवन है, जवाब भी आपको बता दिया जाएगा. लेकिन आप वो जो स्टेप्स हैं बीच वाले 5-10 स्टेप, उनको फॉलो करोगे, यू गेट द राइट आंसर. क्लियर हो गया जी. सो विद क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन फाइंड रॉन्ग आंसर्स. क्वेश्चन का तो आपको कंसर्न ही नहीं है, कोई नई चीज तो आपने नहीं बनानी, एग्जिस्टिंग चीज को अंडरस्टैंड करना है. एग्जिस्टिंग चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका वैसे जवाब लेके आना है जैसे आपको कहा गया इसका जवाब ये है. जवाब भी आपको बता दिया जाता है समटाइम. अब उस स्टेप को फॉलो करोगे, जवाब कैसे आएगा वो आपने सीखना होता है, वही आप सीख रहे हो जी. सो नेक्स्ट इज व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली यू आर एक्सप्लोरिंग
मैनी न्यू आइडियाज। जब आप क्रिएटिवली सोच रहे होते हैं तो आप बहुत नया सोच रहे होते हैं, आपको पता ही है, यू आर थिंकिंग सो मच न्यू। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नया नहीं सोचोगे उस वक्त तक आप कुछ नया अचीव कर भी नहीं सकते। सो विद व्हेन यू थिंक क्रिएटिवली यू आर एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू आइडियाज। आप न्यू आइडियाज पे काम करें, न्यू थ्योरीज पे काम करें, कुछ नयापन पे काम करें, कुछ नया आना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। When you are thinking critically, you are making choices. You are making choices. अब सपोज आपने मोबाइल खरीदना है, ऑलरेडी चीजें बन चुकी हैं, ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, आपने सीए का इंतखाब किया, ऑलरेडी डिग्रीज हैं, उसमें से ही राइट चीज का इंतखाब करना अपने मुताबिक। सो क्रिटिकल में होता है कि आप खुद कोई चीज नई डिफाइन नहीं कर रहे, ऑलरेडी चीजें गिवन, उसमें से आप ये चीज का इंतखाब कर रहे हो। आप कुछ ही चीज खरीदने जाते हो मार्केट में, आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप अपने मुताबिक राइट ऑप्शन चूज कर लेते। क्लियर? तो ये कहना चाह रहे व्हेन यू आर थिंकिंग क्रिटिकली यू आर मेकिंग चॉइसेस, और चॉइसेस होता है कि ऑलरेडी चीज गिवन है और उसमें से एक चीज का इंतखाब करना। ये सेकंड है। नाउ मूविंग थर्ड, क्रिएटिव थिंकिंग ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू। ठीक है, समथिंग न्यू। सो जब आप क्रिएटिव थिंकिंग में होते हैं तो आप कुछ नया बनाना चाहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सीक्स टू मेजर वर्थ और वैलिडिटी इन समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। वही ऑलरेडी चीजें जो बन चुकी हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुकी हैं, उन्हीं को आप चेक कर रहे होते हो। सपोज आप नया मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल तो ऑलरेडी बन चुका है, जिसने फर्स्ट टाइम बनाया मॉडल वो क्रिएटिव थिंकर था, लेकिन अब बन चुका है, आप उसके फंक्शन चेक कर रहे हो, यार फंक्शन इसके कैसे हैं, ठीक है, या इसकी ये टच स्क्रीन कैसी है, इसकी रैम कितनी है, इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, जो ना, तो ये चीजें किस में फॉल करती हैं, उस चीज को टेस्ट करना, उस चीज की वैलिडिटी चेक करना, उसकी वर्थ चेक करना, उसको असेस करना कि ये चीज किस क्वालिटी की बनाई गई है, इज कॉल्ड द क्रिटिकल थिंकिंग जी। उसके बाद जी नंबर 4, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉन जजमेंटल। भाई किस चीज को वो जज करेगा, कुछ चीज के सामने है ही नहीं। जज तो उसको किया जाता है कि जो चीज आपके सामने हो, जो एग्जिस्ट करती है। हम बंदों को जज करते हैं, उसको आपके सामने हो तो आप उसको जज करते हो। अभी तो उसने वो चीज बनाई नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम वो चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से जिसने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन बनाया था, सपोज, या जिसने फर्स्ट टाइम मोटरसाइकिल बनाई थी, बनाने से पहले वो कैसे जज कर सकता था यार कि कैसे बनी है? वो तो जब बन जाएगी उसके बाद ही वो देखेगा ना कि कैसी बनी है। तो पहले तो हम देयर इज नो जजमेंट, there is no criteria for judging anything. There is nothing to judge about. Next है जी, so critical thinking is judgmental। कि अब आपके सामने चीज है, अवेलेबल बंदा आपके सामने, या वो चीज आपके सामने, जो चीज आपने खरीदनी है, आप उसको जज करने में लगे हुए हो, उसमें कीड़े निकालने में लगे हो। इंसान की खसलत है कि उसकी खूबियों को कम देखता है और खामियों पे ज्यादा फोकस करता है, इंसान की खसलत है। ठीक है, तो हम हमेशा जजमेंट में रहते हैं। अब आप टीचर्स को जज करते हो, आप दोस्तों को जज कर रहे हो, आप जो है ना वो आपके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनको आप सुबह शाम जज कर रहे होते हो। ठीक है जी, और जो आपके दिल को अच्छा लगता है उसको आप पता भी होता है कि इसमें यार ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। लेकिन जो बंदा आपको अच्छा नहीं लग रहा होता उसमें से आप कीड़े निकालने की कोशिश करते हो, एक्सक्यूजेस, यार ये बंदे में ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। या आपने प्रोडक्ट जो नहीं खरीदनी, उसमें आपके पास हजारों एक्सक्यूज होंगे, यार इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आपने प्रोडक्ट वो खरीदनी है तो जितनी मर्जी प्रॉब्लम है फिर भी आप उसको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इज जी, क्रिएटिव थिंकिंग इज एक्सपेंसिव। देखिए अब ये ए से है एक्सपेंसिव, कि आपको इस तरह सोचना पड़ता है, एक्सपेंसिव। क्योंकि आपको जिस तरह से न्यूटन था ना जिसने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था, अब उसको वो ख्याल कहाँ पे आया? सेब गिरा, लैब में तो नहीं आया। बीइंग अ साइंटिस्ट को लैब वैसे वो बैठा, उसको सेब गिरा, उसको अंडरस्टैंड हुआ दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंसिव, कि अब आपको योर माइंड शुड बी वेरी ओपन माइंड, एक्सपैंड कर दो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को एक्सपैंड कर दो, विदाउट बायसनेस, विदाउट जजमेंट। आपको जहां से भी अच्छी बात मिले ले लो भाई, ले लो, अच्छा ख्याल जहां से मिले उसको पिक कर लो। सो जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो अपने आप को एक्सपेंसिव रखते हैं, ओपन रखते हैं फॉर गेटिंग न्यू थिंग्स।
लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इज सेलेक्टिव, बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं एक चीज पे, एक्सपैंड नहीं कर सकते अपने आप को। अब आपने क्यूएम अंडरस्टैंड करनी है, आपने बिजनेस कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, बिजनेस, तो आप अपने आप को सिलेक्टिव रखोगे, ठीक है। अब आप इस आई कैप के बाहर आप कुछ खास नहीं सोच सकते, यू हैव टू बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव होता है लिमिटेड। जी नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग इज जनरेटिव। जनरेटिव होता है लाइक दिस, जनरेटिव, एक्सपेंसिव वही बात है, जनरेटिव, उसी को एक्सपैंड, उसी पिछले पॉइंट को वो जनरेटिव। जनरेटिव डाइवर्जेंट ये चीज होती है, देखो इधर, इधर देखो, ये होती है डाइवर्जेंट, इस तरह से जो होती है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। एंड सब्जेक्टिव इन नेचर के, वो इंसान की एक अपनी सोच होती है। सब्जेक्टिव होता है जो आप खुद सोचते हो, ऑब्जेक्टिव होता है जहां पे आपको सोचने में मजबूर किया जाए, जैसे एमसीक्यूज हैं तो आपने आई कैप के मुताबिक चलना है, दिस कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है कि जिस तरह इफ आई गिव यू एन एसे माय फर्स्ट डे एट हाई स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, हर एक जब उसको ऐसे लिखेगा तो हर एक की वर्डिंग डिफरेंट होगी, हर एक का थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप ये जो क्यूएम है आपने ये स्टेप फॉलो करने हैं, तो दिस कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। एग्जैक्टली आप वो जो स्टेप जो सबके लिए सेम, ऑब्जेक्टिव सबके लिए सेम होता है, सब्जेक्टिव हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब पूरी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू पास द पेपर, टू बिकम टू गो थ्रू एएफसी स्टेज। अब ये सब की स्टेज एक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट कॉल्ड सब्जेक्टिव। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज एनालिटिकल। एनालिटिकल होता है ये वाला, एक चीज पे फोकस, उसका प्लस और माइनस करना, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल। कन्वर्जेंट भी यही होता है कि अपने माइंड को इस तरह से मतलब इस तरह के फोकस से निकाल के ऐसे फोकस, एक चीज पे फोकस। नमाज में होते हैं ना, हम कौन से फोकस पे होते हैं? कन्वर्जेंट। नमाज में जब खड़े होते हैं तो कन्वर्जेंट होते हैं, एक जगह पे फोकस कर रहे होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर कि यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिस्टम, यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर गाइडलाइन, यू हैव टू फॉलो दिस बुक। नेक्स्ट इज जी, क्रिएटिव थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय कंट्रावीनिंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। जब तक आप में करेज नहीं है टू डू समथिंग न्यू, अगर आप में ये हौसला नहीं है कि आप सिस्टम को आवाज दे सको, आप सिस्टम को चेंज करने की बात करो, आप उस चीज को चेंज करने की, उस वक्त तक आप क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकते। इसके लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय कंट्रावीनिंग। कंट्रावीन होता है कि ना मानना, कहना कि यार ये चीज जो है मैं इससे कोई अच्छी चीज लेकर आऊंगा, आई विल इंप्रूव द सिस्टम। जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो कभी नई चीज नहीं अडॉप्ट करेंगे। जो कहते हैं बस जैसे चल रहा है चलने दो, हम कह रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दो, मीन यू आर नॉट अ क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव पर्सन वो होते हैं, वो देखते हैं कि यार ये चीज इंप्रूव की जा सकती है, उसको इंप्रूव करते हैं। लोग बोलेंगे यार तू मजनू है, पागल है क्या, किन चक्रों में पड़ गया? बोलेगा नहीं यार जो मर्जी हो मैं इसको इंप्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी क्रिएटिव। कंट्रावीन होता है एग्जिस्टिंग चीजों को डिनाई करना और उनको इंप्रूव करने की कोशिश करना, सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करना। नाउ द क्रिटिकल थिंकिंग इज कैरिड ऑन बाय अप्लाइंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जी? जो एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना, उनमें कुछ नया पन्ना लेकर आना, बस जैसे चल रहा है चलने दो। हमारा पाकिस्तान जैसे 70-72-75 साल से चल रहा है, उसको चलने दो, नो प्रॉब्लम, चलने दो, कुछ नया ना लाने की कोशिश करना। जी नेक्स्ट इज जी सेकंड लास्ट जी, क्रिएटिव थिंकिंग इज गोइंग पास द लिमिटेशन। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड बाउंड्रीज, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आप एक बॉक्स के अंदर रह के नहीं सोचते, ठीक है। एक बॉक्स क्या होता है जी? इसके अंदर बस खुदारा ओके, खबरदार अगर इस बॉक्स के बाहर सोचा तो बस ये तुम्हारी लाइफ है, ठीक है, यही तुम्हारा गुजर बसर है, यही तुम्हारी वैल्यूज हैं, यही तुम्हारे मोरल, इसके बाहर कुछ नहीं सोचना। ये कहते हैं इनसाइड द बॉक्स। और जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होंगे उस वक्त तक आप अपनी जिंदगी में इंप्रूव नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। सो द क्रिएटिव थिंकिंग इज गोइंग पास द लिमिटेशंस। उन लिमिटेशंस को आप खत्म कर देते हो। ये जो लिमिटेशंस हैं आप इनको कहते हो नहीं यार, आई हैव माई ओन बाउंड्रीज। आप कौन होते हो मेरी बाउंड्री डिफाइन करने वाले?
इट्स माई लाइफ, आई विल डिफाइन माई ओन बाउंड्रीज. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आप उस बॉक्स से बाहर सोचना शुरू करते हो. एंड बीइंग नोवेल एंड फ्रेश इन वन आइडियाज, और आपके जो आइडियाज होते हैं पहले लोग कहते हैं बेवकूफ़ है, ऐसे सिस्टम को आवाज़ दे रहे हैं, पता नहीं की करना चाह रहे हैं, अपने आप में की समझना है. लेकिन फिर वही अगर वो कामयाब हो जाता है तो लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं. दैट्स कॉल्ड नोवेलिटी, नोवेल एंड फ्रेश इन वन आइडिया. उसके बाद जो आइडियाज होते हैं उसके जो वेज होते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, ठीक है, वो बासी नहीं होते, वो फर्स्ट टाइम वो उनको अप्लाई करवा रहा होता है. तो क्रिटिकल थिंकिंग ऑन द अदर हैंड इज मोर इवेल्युएटिव इन नेचर. हम चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे होते, ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्ट उनको इवेल्युएट कर रहे हैं, एंड एनालाइजेज अ पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग थिंग. और एक जो एग्जिस्टिंग चीज़ आपके सामने है उसी को आप बार बार उसको इवेल्युएट कर रहे हो, उसको असेस कर रहे हो, उसमें से कीड़े निकाल रहे हो, या उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके प्लस भी देख रहे हो, उसके माइनस भी देख रहे हो. क्लियर हो गया? तो लास्ट पॉइंट इन दिस कैटेगरी इज, बल्कि आप दिस चैप्टर इज क्रिएटिव थिंकिंग टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटीज यार तुम कर सकते हो. बाउंस बैक, जैसे बॉल मारी जाती है ना दीवार को, बाउंस करती है कि नहीं करती? तो जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो पॉसिबल, यार हो सकता है यार, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, इटसेल्फ सेज यार आई एम पॉसिबल. किन चक्करों में पड़े हुए तुम लोग, ठीक है? सो जो क्रिएटिव थिंकर होता है वो हर चीज को पॉसिबल करने में लगा होता है. उसने जो सोच लिया वो करके दिखाएगा, या मर जाएगा या वो करता रहेगा उस लाइफ, उस चीज को, उससे वो पीछे नहीं हटेगा, नेवर गिव अप नहीं करेगा. ठीक है, किसी ने प्रोफेसर बना है तो बन के दिखाएगा, किसी ने बिजनेस में बना है तो वो बन के दिखाएगा. ठीक है, किसी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप बन के दिखाएंगे यार. फैमिली जो मर्जी बोले, आई विल डू इट. इफ यू आर फर्स्ट वन इन हु इज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन योर फैमिली, तो पॉसिबिलिटी आई है, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? ठीक है जी. सो क्रिटिकल थिंकिंग टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी. आप क्यों में कर रहे हो प्रोबेबिलिटीज. पहले आप खतरा बांधते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ना, पहले आप खतरा, कि इसमें कितने परसेंट में सक्सेसफुल होऊंगा, 90%, 80%. ओके, अगर आपको लगता है कि यार 50-50 है तो आप उस काम को करेंगे नहीं. ठीक है, आप पहले खतरे को देखते हो, आप पहले सेफ जोन ढूंढते हो कि यार पहले में भी रास्ता सारा क्लियर है. ठीक है, पहले कोई खतरा तो नहीं है. जिस तरह आपने सीए का इंतखाब किया तो आपने प्रोबेबिलिटी ढूंढी. इस डिग्री करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, क्या सैलरी मिलने वाली है, ओके, मेरे क्या स्टेटस होगा, किस तरह की जॉब होगी. मतलब आप पहले प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि ओके दिस इज राइट फॉर मी, दिस डिग्री इज राइट फॉर मी. ठीक है जी. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद दिस चैप्टर. लेट मी differentiate here quickly for you the differences here. Ji, so I hope you understood ji. Here I come difference between creative and critical thinking. ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं जी क्रिएटिव, और यहां पे लिख रहा हूं मैं क्या, क्रिटिकल. अब मैंने आपको समझा दिए, अब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आई एम सेइंग हियर. आई नो. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है जी, रॉन्ग क्वेश्चंस. रॉन्ग, आप इसमें किस पे जनाब, आप जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं किस पे वर्किंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पे काम कर रहे होते हैं. okay? और वो जब क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने उसका जवाब भी सही ढूंढ लिया तो आपको सवाल भी मिल गया. ठीक है, कि यार ये सपोज आपके मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, किसी के मैदे में, किसी के दिल में प्रॉब्लम हो गई है, उसको हार्ट अटैक हो गया, अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम आ गई है. अब ये क्वेश्चन है, यार ये क्यों हुआ, यार मेरे ये जिगर में प्रॉब्लम क्यों हुई, अगर हुई है तो क्यों हुई. ठीक है, अब वो अगर उसको जवाब मिल जाता है, जो डॉक्टर बताता है उसको सवाल समझ में आ जाता है. तो ये बेसिकली क्रिएटिव थिंकर्स जो है ना, ये फर्स्ट टाइम जवाब ढूंढने के चक्कर, पहले जवाब ढूंढते हैं तो सवाल तो फिर ऑटोमेटिकली मिल जाता है. अच्छा ये इस वजह से प्रॉब्लम आई है, ये इशू इस वजह से आया है, ये सवाल इस तरह से बन सकता था. ठीक है जी. सो ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं.
और ये किस पे फोकस करते हैं जी? देखिए रॉन्ग आंसर्स। आपको किस पे होता है जी? कहीं रॉन्ग आंसर ना आ जाए मेरा। और जब आपका आंसर राइट आता है तो कितनी खुशी होती है ना यार, क्या बात है, राइट आंसर आ गया। एक अजीब सा लुत्फ मिलता है आपको व्हेन यू गेट द राइट आंसर। सो द सेकंड वन इज एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। ये जी क्या है जी? एक्सप्लोरिंग न्यू, ये किस पे काम करते हैं जी? न्यू आइडियाज पे काम करते हैं। और ये क्या है जी? चॉइसेस, एग्जिस्टिंग चॉइसेस। जस्ट अ सेकेंड जी, ये एग्जिस्टिंग चॉइसेस पे काम करते हैं। जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो आपके सामने 2 4 5 ऑप्शन जितने भी गिवन है उसमें से एक का इंतखाब करना, अपने मुताबिक जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसका इंतखाब करना अपने बजट के हिसाब से। सपोज आपने मोबाइल ख़रीदना है तो आप उसमें चॉइस करते हो कि यार इतने मोबाइल्स में से ये मोबाइल मुझे सूट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन माई बजट, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। द थर्ड वन इज क्रिएटिव थिंकिंग, ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू। समथिंग न्यू, ये क्या है जी? समथिंग किस पे फोकस कर रहा है जी? समथिंग न्यू पे फोकस कर रहा है। और ये क्या है जी? ओल्ड का समथिंग न्यू। देखिए चेकिंग और वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग थिंग। जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसी पे फोकस करना कि वो चीज कैसे बनी हुई है। ओके जी। उसके बाद नॉन जजमेंटल, ये क्या होती है? भाई किस चीज को जज करेगा? कुछ चीज है ही नहीं तो किसको जज करेगा? जज तो उसको किया जाता है कि जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो जजमेंटल, यहाँ ये इसी का ही पॉइंट है, जजमेंटल। इसको हम जजमेंटल भी बोल सकते हैं, जजमेंटल और सेलेक्टिव। ऐसा ही है ना? नहीं सॉरी, वो नीचे है, बट यू जस्ट राइट इट हियर, जजमेंटल। यस ओके जी। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव। कि आपको, अच्छा मैं आपको इसी भी समझा देता हूँ। जो दूसरा एक्सपेंसिव होता है कि कोई नई चीज़ बनाने के लिए आपको बड़ा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो नई चीज़ बनने वाली है। तो आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आपको टाइम की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको फाइनेंस की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पे ई हो तो वो भी ठीक है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में ले जाए वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपैंड है, एक्सपैंड से निकला एक्सपेंसिव, ये आपको बड़ा ओपन सोचना पड़ता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा ओपन नहीं सोचना, बल्कि आपको अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सोचना है। तो सेलेक्टिव होगा जी। इस तरह से सेलेक्टिवली आपने सोचना है, जिस तरह आई कैप आपको बता रहा है, यू हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज जनरेटिव। ऐसा ही है ना बेटा? जनरेटिव वही होता है कि इस तरह से ये चीज़ जनरेट करना, कोई चीज़ इस तरह जनरेट करना, फर्स्ट टाइम जनरेट करना, कोई नई चीज़ बनाना, जनरेटिव। डाइवर्जेंट क्या होता है जी? ये फोकस, ये फोकस दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। एंड सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव। ठीक है जी। ये क्या होता है? कन्वर्जेंट। ये जी एनालिटिकल। सबसे पहले क्या पॉइंट है? एनालिटिकल। ठीक है जी। दूसरा क्या है जी? कन्वर्जेंट एंड ऑब्जेक्टिव। यहां तक ओके हो गया? यहां तक फाइन है? ये 3 पॉइंट रह गए। सो लेट मी गो थ्रू। अब आई हैव टू रिमूव अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी। सो यहां तक ओके है? कोई प्रॉब्लम? इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम प्लीज you can ask me question later on, like on WhatsApp, and you can call me even.
जी। तो 3 पॉइंट पीछे रह गए। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आई कैप के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैप इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, क्योंकि इसका बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, क्रिएटिव का और क्रिटिकल का। एंड बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ज़्यादा रोल है वो क्रिटिकल थिंकिंग का है। ठीक है, अब मैं ज़रा ना ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज गाइड बाय कंट्रावीनिंग एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। कंट्रावीनिंग बागी हो जाना, सॉरी कंट्रावीन, एग्जिस्टिंग चीज़ों से बागी हो जाना, इसे कहते हैं कंट्रावीन। कंट्रावीन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स या एस्टैब्लिश प्रिंसिपल। ये कंट्रावीन एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। सो हाँ, इसमें अप्लाइंग एस्टैब्लिश प्रिंसिपल, अप्लाइंग एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके बाद जो क्रिएटिव लोग होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं जी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और ये इनसाइड द बॉक्स रहते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? इनसाइड द बॉक्स। मतलब इनसाइड द बॉक्स क्या होगा जी? इनसाइड द बॉक्स ये लिमिटेशंस में रहते हैं, एटसेट्रा। उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस सिस्टम में रहेंगे तो सरवाइव करेंगे, अगर सिस्टम से बाहर सोचने की कोशिश करेंगे दे कांट सरवाइव जी। उसके बाद पॉसिबिलिटीज यस। सो जो क्रिएटिव होते हैं वो किस पे काम कर रहे होते हैं? पॉसिबिलिटीज पे काम कर रहे होते हैं। पॉसिबिलिटीज, आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये किस पे जी? प्रोबेबिलिटीज पे काम कर रहे होते हैं। प्रोबेबिलिटीज, पहले खतरे को भांपना, उसके बाद कोई इनिशिएटिव लेना। इसमें डर होता है, इसमें डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं है, इसमें खौफ है, फियर है। ओके हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। काफ़ी मैंने आपकी स्ट्रॉन्ग बेस बना दी अबाउट थिंकिंग प्रोसेसेस की। एंड इफ स्टिल यू गेट सम प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस। With this, I am done with chapter number 4. Okay, I hope you enjoyed this chapter. Okay, so best of luck, best wishes for you. Take care and Allah Hafiz.